हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मैं विजय एक बार फिर से जीएस विजय एजुकेशन यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं, तो शायद आप भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई पे। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, ये जो टाइम है बोर्ड की एग्ज़ाम का, ये फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो मेनली हमें करना क्या है? एग्ज़ाम पास करना एक अलग बात है और नॉलेज लेना अलग बात। तो हमें नॉलेज लेना है। अगर हम उस चीज किसी भी, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, अगर आगे हमें उसमें कंपटीशन के लिए भी पॉलिटिकल और हिस्ट्री सबसे ज्यादा आते हैं, और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में तीनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो हमें नॉलेज लेना है, एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगी। अगर नॉलेज है तो हम टॉपर भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को फिर से हमने स्टार्ट किया था। अब ये क्लास कंटिन्यू एग्जाम तक चलेगी। इसमें आपको क्वेश्चन भी सोल्व करवाए जाएंगे साथ के साथ, और नोट्स की पीडीएफ या क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, यानी कि मैं आपको इतने क्वेश्चन बोर्ड पे सोल्व करवा दूंगा कि जो अपना जो मैटर है, मतलब 50% से 60% जो एक या दो नंबर वाले हैं, वो क्वेश्चन तो मैं आपको बोर्ड पे ही करवा दूंगा। तो चलो, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने देखा था, यानी कि क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2, एक दल का प्रभुत्व, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उनमें 3 चुनौतियां हमारे सामने आई थी। पहली, एकता और अखंडता को बनाए रखना, दूसरी, लोकतंत्र की स्थापना करना, और तीसरी थी सभी वर्गों का विकास करना, यानी कि नियोजित विकास। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बारे में विस्तार से पढ़ा था कि उसमें कैसे देशी रियासतों का विलीनीकरण हुआ, एकीकरण हुआ, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर जब राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई, यानी कि पूरा देश को एक कर दिया गया, राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, फिर सबसे बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत एक्चुअल क्या है, बहुत सी विविधता वाला, बहुत ही भाषाई क्षेत्र है, यानी कि इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बोलियां हैं, भाषा हैं। यानी कि जैसे दक्षिण भारत में आज हम जाते हैं तो दक्षिण भारत का कल्चरल अलग है, पूर्वोत्तर भारत का अलग है, उत्तर भारत का अलग है। तो इस प्रकार यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य था। कल हमने देखा था कि पहली चीज कि सिर्फ मतदाता थे, वो 15% मतदाता ही साक्षर थे। टोटल मतदाता थे 17 करोड़। और जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना की। सुकुमार सेन पहले निर्वाचन आयुक्त थे। फिर सीमांकन किया गया और मतदाता सूचियां तैयार की। तो फर्स्ट जो चुनाव था, आम चुनाव, जिसे 1952 का, जो अक्टूबर 1951 में स्टार्ट होता है और फरवरी 1952 में समाप्त होता है, तो अमूमन उसको 1952 में काउंट किया जाता है। तो कुल मिला के 6 महीने का समय लगा था। इसके बारे में फिर अलग अलग कमेंट आए थे। एक संपादक, भारतीय संपादक ने कहा था इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। दूसरा, एक ऑर्गेनाइजर पत्रिका है, उसने तो साफ साफ ये बोल दिया था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीते जी देख के पछताएंगे कि सार्वभौमिक मतदान असफल रहा। तो उस समय जो देश उपनिवेशवाद से, चुंगल से आजाद हुए थे, वो उन्होंने लोकतंत्र को नहीं अपनाया ज्यादातर देशों ने। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र एक, मतलब, जटिल प्रक्रिया थी।
पूरे देश को पहले एकता के सूत्र में बांधना, फिर चुनाव करवाना, तो इसलिए ज्यादातर देशों ने लोकतंत्र को उस समय नहीं अपनाया। भारत में अपनाया, चुनाव हुए। अब हम देखेंगे कि एक दल का प्रभुत्व, यानी कि उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, और लोकप्रिय भी थी क्योंकि वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो चलो देखते हैं, 1952 के आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। कैसे? किसी को भी अनुमान नहीं था कि भारत में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। अगर लोकतंत्र स्थापित हो गया तो जो चुनाव करवा रहे हैं वो सफल होंगे या नहीं। तो इससे क्या हुआ, मील का पत्थर साबित हो गया। फिर जो दलील देते थे, जो देश दलील देते थे कि लोकतंत्र, क्योंकि धनी देशों में लोकतंत्र था और वो मानते थे कि गरीबी और अशिक्षा जहां पर है वहां लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो भारत में दोनों ही थी, क्योंकि 15% लोग ही साक्षर थे और गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों को दलीलों को बंद कर दिया, या उनके मुंह पर एक तमाचा था जो भारत में लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न हुए। यानी कि जो दलीलें दे रहे थे उन सब की दलीलें बंद हो गई, और एक विश्व के सामने एक उदाहरण पेश हुआ कि लोकतंत्र की स्थापना जो करना चाहता है वहां गरीबी और अशिक्षा बाधा नहीं बनती है। क्लियर? अब देखते हैं पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व, 1952, 1957 और 1962। इन 3 चुनावों का हम तुलना करके देखेंगे कि कैसे परफॉर्मेंस रही। तो दोस्तों, पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। अगर आप डेट चाहें तो डेट में नोट्स में अच्छी तरह सब कुछ अच्छी तरह मैंने डाल दिया है, और क्वेश्चन आंसर में भी हम देखेंगे। तो 1952 में जो चुनाव हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमें एनालिसिस करना है कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बन रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आपने स्कूल में गुरुजनों से शायद सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि चैप्टर की थ्योरी आपको समझ में आ जाए। पहला चुनाव हुआ था 1952 में। अब यहाँ पर है कि उस समय सीट कितनी थी, तो कुल सीट कितनी थी, 489, 489 जब चुनाव हुए थे। कांग्रेस को कितनी मिली थी, 364 सीटें कांग्रेस को मिली। फिर दूसरे नंबर पर कोई पार्टी थी, तो वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको 16 सीट मिली थी। लेकिन दोस्तों एक चीज है जो अपनी एनसीईआरटी में मैप दे रखा है, पार्टी दूसरे नंबर की थी। पहले पर कांग्रेस थी, दूसरे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन दूसरे पर सीटों के अनुसार निर्दलीय ज्यादा थे, लेकिन पार्टी के अनुसार तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। अब यहां पर हम देखते हैं, जब चुनाव का पूरा निष्कर्ष निकालते हैं तो कुल वोट प्रतिशत, यानी कि कांग्रेस को 45% वोट मिले। जितने भी वोटिंग हुई उसमें 45% वोट किसको मिले, कांग्रेस को। लेकिन सीटें कितनी, 74% मिली। अब दूसरी है, एक थी सोशलिस्ट पार्टी, उसको वोट मिले 10% और सीट मिली मात्र 3। बस हमें यही डिफरेंस समझना है। तो दोस्तों यहां पर 45% यानी कि 55% जो वोट थे वो अदर पार्टी या अदर कैंडिडेट या जो विपक्ष था उनको मिले। कितने, 55%।
प्रतिशत, और कांग्रेस को कितने मिले 45%। लेकिन सीटें कितनी थी 489 में से 364। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन दोस्तों भारत में जो अपनाया गया है सर्वाधिक मत पाने वाला विजय, यानी कि जिसको सर्वाधिक सबसे अधिक यानी कि जिसको सर्वाधिक मत मिलते हैं वो ही विजय होता है। जैसे एक कैंडिडेट को 50 मिल गए, सॉरी एक कैंडिडेट को मिल गए 49 और दूसरे कैंडिडेट को मिल गए, डिफरेंस सिर्फ 2 का है लेकिन विजय 51 वाला होगा। ये सिस्टम भारत में अपनाया गया। फिर है तीनों आम चुनाव में लोकप्रिय पार्टी, यानी कि दूसरा आम चुनाव कब हुआ था 1957 में। उसमें सीटें कितनी थी ये ध्यान रखना, तीनों चुनावों की मैन है कि सीटें किसमें कितनी थी। तो यहाँ पर 489 थी तो यहाँ पर 494 हो गई, यानी कि 494। कांग्रेस को मिली 371 और सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कई शॉर्ट फॉर्म है सीपीआई, उसको मिली 27। फिर तृतीय जो चुनाव हुए या जो थर्ड चुनाव हुआ वो हुआ 62 में। वहां पर भी सीटें कितनी थी 494। ये सीटों वाला आप ध्यान रखना, 494। कांग्रेस को कितनी मिली 361 62 में, और सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को यहां पर 20 सीटें मिली। क्लियर। आगे देखते हैं, तीनों आम चुनावों में लोकप्रिय पार्टी कांग्रेस थी। सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता कौन थे? स्वाभाविक है जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस ने भारी भरकम बहुमत से जीत हासिल की, जो हमने ये चार्ट में देखा कि सबसे ज्यादा मतलब भारी बहुमत किसको मिला, कांग्रेस को मिला। और यही नहीं, राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनी, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में लोकसभा और विधानसभाओं में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। और प्रथम पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब दोस्तों ये तो हो गया अपने सेंटर का, यानी कि केंद्रीय। अब देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे रहे, कहां कहां पर कांग्रेस को बहुमत मिला, कहां पर नहीं मिला। जो विधानसभा चुनाव 1952 में, यानी कि हम 1952 का जिक्र यहां पर करेंगे। तो पूरे देश में कुल सीटें कितनी थी 3200, यानी कि पूरे भारत में जो विधानसभा या विधायक थे, यानी कि जो विधानसभा में चुनकर जाते हैं उनको विधायक बोलते हैं, और जो लोकसभा में चुन के जाते हैं उनको सांसद बोलते हैं। तो कुल विधायक कितने थे 1952 के चुनाव में? 3200 विधायक थे और 489 सांसद थे। क्लियर। अब यहां पर है नोट, जहां जहां पर नोट लगा रखा है वो विशेष है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। देखो 3 जगह थी 1952 के चुनाव में इंडिया में जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। एक बात ध्यान रखना, सरकार बनना और बहुमत मिलना, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि वहां पर 3 जगह बहुमत नहीं मिला था। वो कौन सी थी? त्रावणकोर, कोचीन। ये जो त्रावणकोर कोचीन है ये वर्तमान में किसका हिस्सा है? ध्यान रखना, केरल में का हिस्सा है। त्रावणकोर कोचीन किसका हिस्सा है? केरल का। पहला स्टेट था त्रावणकोर कोचीन जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, दूसरा था मद्रास और तीसरा था उड़ीसा। यानी कि 3 स्टेट थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। इन 3 राज्य के अलावा पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन ध्यान रखना इन तीनों स्टेट में भी कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो गई।
जोड़ तोड़ करके कैसे भी सरकार बनाने में कांग्रेस कामयाब रही। अब हम देखते हैं, पहले तो तीनों चीजें ध्यान रखना, तीन जो थी 52 के चुनाव में। फिर है 1957 और 62 में लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति बरकरार रही, जो हमने देखा 371 361, यानी कि लोकसभा में 1957 और जो 62 में चुनाव हुए उनमें स्थिति बरकरार थी, यानी कि पॉपुलर पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस, और कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा इन तीन चुनावों में। लेकिन 1952 में भी कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में, यानी कि जो विधानसभा की कुल सीटें 3200 थी, तो 1952 में भी कांग्रेस का दबदबा रहा, यानी कि पूरे भारत में लगभग कांग्रेस के ही विधायक चुने गए। लेकिन जब 1957 में जो चुनाव हुए तो वहां पर लोकसभा में तो कांग्रेस ही बरकरार रही, या उसकी परफॉर्मेंस जो 52 में थी वैसी ही 57 में रही। लेकिन विधानसभा के चुनाव में स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी, यानी कि विधानसभा में स्थिति बदलने लगी क्योंकि लोगों ने लोकसभा में तो जनता ने कांग्रेस को ही बहुत ज्यादा बहुमत दिया, लेकिन विधानसभा में कहीं कहीं पर स्थिति कांग्रेस की खराब हो गई। तो उसका हम एक उदाहरण देखते हैं। विधानसभा में कहीं कहीं पर बहुमत नहीं मिला, यानी कि लगभग स्थिति बदलती चली गई 1952 के तुलना में 1957 में। और एक उसका ताजा उदाहरण जो उस समय का उदाहरण था वो था केरल में। केरल में 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में सरकार बनी। फर्स्ट स्टेट था जहां पर गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी, यानी कि विधानसभा में परफॉर्मेंस डाउन होती गई। अब फर्स्ट स्टेट था जहां पर पहला राज्य जहां पर गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी, वो कौन था केरल। कब? 1957 के चुनाव में। और किसको बहुमत दिया, किसकी अगुवाई में सरकार बनी? वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और वर्तमान में भी केरल में दबदबा है इसका। फिर है केरल में कम्युनिस्टों की जीत। भाई यहां पर ये 1957 के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विजयी रही। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि उन चुनावों का नतीजा और उससे फिर भारतीय राजनीति में क्या इफेक्ट आया। चुनाव कब हुए? मार्च 1957 में। और नतीजा क्या रहा चुनावों का? कांग्रेस की हार और भारतीय कम्युनिस्टों की जीत। तो फर्स्ट स्टेट था जहां पर क्लियर कट कांग्रेस की हार हुई। कुल सीटें कितनी थी? 126। और कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी मिली? 60 सीटें ना, 60 दूने 120। फिर भी बहुमत से एक दो कम थी। तो 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी अपना समर्थन किसको दिया? कम्युनिस्टों को, या कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन दिया, जिससे वो सरकार बनाने में कामयाब रहे। कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीटें मिली। विधायक दल का नेता कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनसीईआरटी में इंडेक्स में जो चीज दी हुई होती है या जो पैक करके देता है एनसीईआरटी की बुक में, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो विधायक दल का कम्युनिस्टों को जो 60 सीटें मिली, वहां विधायक दल का नेता कौन था? EMS नबूदुरी पात। तो ये विधायक दल का नेता था। और सबसे मजेदार बात है दोस्तों, सबसे मजेदार बात क्या थी कि दुनिया का पहला अवसर एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों से बनी। यानी कि जहां जहां भी कम्युनिस्टों की
कम्युनिस्ट सरकारें थी या फिर जहां जहां पर कम्युनिस्टों का वर्चस्व था वहां पर कभी लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुए। पहला दुनिया का पहला अवसर था कहां पर, केरल में, जहां पर लोकतांत्रिक सरकार चुनावों के थ्रू चुनी गई। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली कम्युनिस्ट सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनावों से सरकार बनी थी वो कहां पर, केरल में। अब 57 में चुनाव हुए लेकिन कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पाई और केरल में कांग्रेस ने एक आंदोलन छेड़ दिया, मुक्ति संघर्ष आंदोलन। तो इसका ध्यान रखना, मुक्ति संघर्ष आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, केरल से, और किसने छेड़ा, कांग्रेस ने। 57 में, मार्च 57 में चुनाव हुए और 59 में लगभग करीबन 1.5 साल बाद में ही कांग्रेस ने मुक्ति संघर्ष आंदोलन छेड़ दिया और 1959 में केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यानी कि यहां पर हमें ये देखना है कि अनुच्छेद 356 यानी कि आपातकाल। आपातकाल 3 स्थितियां हैं, एक है 352, 356 और 360। ये वित्तीय आपातकाल है जो भारत में कभी नहीं लगा, और ये है, इसको राज्य आपातकाल बोल सकते हैं, राज्य आपातकाल, या फिर पॉपुलर नाम है इसका राष्ट्रपति शासन। और ये है राष्ट्रीय आपातकाल। जो भारत में अब तक कितनी बार लगा है, 3 बार। ये नहीं लगा और ये तो लगता ही रहता है। जो भी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वो जब चाहे जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं स्टेट गवर्नमेंट के सामने, तो तुरंत विपक्ष की पार्टी, जैसे सेंटर में और स्टेट में अलग अलग पार्टियों का शासन है तो ये तो चलता रहता है। लेकिन फर्स्ट बार कहां पर हुआ, केरल में। तो केरल में 1959 में 356 के तहत, जिसको हम राज्य आपातकाल या लोकप्रिय शब्द है राष्ट्रपति शासन, लगाकर कांग्रेस ने केरल से कम्युनिस्टों को बर्खास्त कर दिए। तो दोस्तों ये थी 3 चुनाव, यानी कि 3 आम चुनाव, 52, 57 और 62। फिर 1952 के विधानसभा चुनाव की क्या स्थिति थी, 3 राज्यों के अलावा बाकी कांग्रेस की बनी। इन तीनों राज्यों को याद रखना, इन्हीं में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई लेकिन इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। फिर केरल 1957 में, एक केरल ऐसा स्टेट था जहां पर कांग्रेस साफ हो गई और पहला स्टेट था जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो ये था। अब है हमारे सामने कुछ व्यक्तित्व भी आते रहेंगे जिनको भी हमें पढ़ना है, यानी कि इस चैप्टर में कुछ व्यक्तित्व, जैसे व्यक्तित्व का मतलब समझ गए, जैसे अभी यहाँ पर 2 व्यक्तित्व हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और राजकुमारी अमृत कौर। तो इस तरह से हमारे सामने इस चैप्टर में ये भी व्यक्तित्व भी आते जाएंगे और पार्टियां भी, कब किसका कब गठन हुआ। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर था जो एकीकरण वाला या विभाजन वाला, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, चाहे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो चाहे बोर्ड की एग्जाम में। तो देखो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? ये थे स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के नेता। विभाजन का इन्होंने विरोध किया, यानी कि जो
इन्होंने विभाजन का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की थी। और ये ध्यान रखना, संविधान सभा के सदस्य थे। और सबसे इसका जो मेन, इसको देने का जो मेन उद्देश्य है, जो इस चैप्टर में उन्होंने दिया है, उसका मेन उद्देश्य था, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अब समझ में आया दोस्तों कि ये व्यक्तित्व हमारे सामने क्यों रख रहा है एनसीईआरटी। प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल आजाद कलाम आजाद। फिर है राजकुमारी अमृत कौर, कौन थी? ये गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी। क्योंकि जो 1952 में जो भी मंत्री बने या जो विधायक थे या सांसद थे, वो सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनमें से एक थी राजकुमारी अमृत कौर। ये कौन थी? गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी। प्लस ये कहा, ये कपूरथला राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। संविधान सभा की ये भी सदस्य थी। और भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री 1957 तक रही, कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। अब दोस्तों यहां पर यह वर्ड ध्यान में रखना, स्वतंत्र भारत, यानी कि जब आम चुनाव हुए थे 1952, उससे पहले अंतरिम सरकार शासन चला रही थी, यानी कि वो चुनी हुई सरकार नहीं थी, निर्वाचित सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जो मंत्री बने, ये स्वतंत्र भारत के, यानी कि चुनावों के बाद में। और राजकुमारी अमृत कौर थी, वो 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री रही और प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको, क्योंकि आपने पढ़ सब कुछ लिया, लेकिन मैं तो सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं कहां से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो और एक और रिक्वेस्ट, आपको सलाह है दोस्तों, स्कूलों में गुरुजनों ने आपको पढ़ाया अच्छी तरह, यहां पर क्लास चल रही एग्जाम तक, वो भी जी ध्यान से, लेकिन आपको एक काम करना है, एक बार एकाग्रचित होकर चैप्टर का रिवीजन एक बार आपको पढ़ना है। एक बार गुरुजनों ने स्कूल में पढ़ा दिया, एक बार यहाँ यूट्यूब पर क्लास चल रही है यहाँ पर, और एक बार आप मन लगा के उस चैप्टर को मन लगा के पढ़ना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक जो दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं, तो दोस्तों लगभग 3 से 4 बजे के बीच में पॉलिटिकल की क्लास होगी। और फिर जैसे ही दीपावली की छुट्टियां खत्म होंगी, उसके बाद में टाइम शेड्यूल आपकी टाइम के अनुसार, स्कूल के टाइम के अनुसार टाइम शेड्यूल फिक्स कर लेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं इसी टाइम पर। ओके, थैंक यू।